दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 13 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। देखिए, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मतलब आपको नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पीडीएफ के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। आपने हफ्ते भर के जो वीडियोस है वो देख लिए, उसके बाद संडे को जितनी भी पीडीएफ है हफ्ते भर की वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। बाकी भी जो एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स आते हैं उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्लेस है, यहाँ पर आपको प्लेस जो है वो दिखाई दे रही है। ये प्लेस कौन सी आइडेंटिफाई करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो जब हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो देखिए, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो हमें दो आर्टिकल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ पर देखने को मिलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ साल भर से बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो इसीलिए प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज के इस लेक्चर में एंटी डिफेक्शन लॉ को हम 360 डिग्री डिकोड करेंगे। जितनी भी चीजें हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जिससे कि आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो कमाला हैरिस कौन है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ आसामीज कौन है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यूके की इकोनॉमी जो है वो धंसती जा रही है, पूरी की पूरी नीचे हो गई है, जो रिसेशन है वो चल रहा है। तो अब इसके थ्रू हम रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इंडिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो काफी हेल्दी डिस्कशन जो है वो होने वाला है। अब एमएम एकेडमी ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एमएम एकेडमी के वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां पर वेरियस सोर्सेज से वीडियोस बना रहा हूं। तो अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, वैसे तो आप काफी भरोसा करते हो मुझ पर, लेकिन अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पर एमएम एकेडमी फैमिली मेंबर की तरफ से एक मैसेज आया है। उन्होंने मुझे आज ही मैसेज किया कि काफी दिनों के बाद, मतलब उन्होंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका कोर्स पूरा का पूरा वीडियो जो है वो कंप्लीट किया, पूरा कोर्स अवेलेबल है एमएम एकेडमी ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर उसके बाद उन्होंने अभी पहली बार टेस्ट सीरीज जो है वो अटेम्प्ट किया। 90% क्वेश्चन ज्यादा जो है उन्होंने अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एक बार अगर आप वीडियोस प्रॉपर तरीके से देखते हो तो आप ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको बिल्कुल भी कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। अगर आप देखो, पॉलिटी है, एंशंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा का पूरा अवेलेबल है, जो एथिक्स है, ज्योग्राफी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। इसलिए इतने कम प्राइजेस में, डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, इतने कम प्राइजेस में आपको इतने सारे कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, इतने हाई क्वालिटी वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो तो आपको रिटर्न्स जो है काफी हाई मिलते हैं। इसलिए बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि सोचने में प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है। तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, मजा आ जाएगा आप सभी को और आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम पहले आर्टिकल पर आते हैं जो कि बात कर रहा है बिहाइंड द यूकेज रिसेशन। यूके में जो रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर यूके की जो इकोनॉमी है काफी बुरी तरीके से श्रैंक हुई है, काफी बुरा डीप हमें देखने को मिल रहा है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डीपेस्ट रिसेशन जो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो स्लो डाउन में, रिसेशन में, डिप्रेशन में क्या डिफरेंस क्या होता है, तो वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। रिसेशन जो है उसका मतलब होता है इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाती है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए। देखिए, अगर हम देखें ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन जो है वो अभी तक बनाई ही नहीं गई है, लेकिन जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, वो अगर हम देखें तो जो क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल ईयर में। 4 क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 31 मार्च तक हमें देखने को मिलता है। तो अप्रैल, मई, जून ये हो गया फर्स्ट, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हो गया सेकेंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हो गया थर्ड, जैन, फेब, मार्च ये हो गया फोर्थ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो 4 क्वार्टर्स है वो देखने को मिलते हैं। 3-3 महीने के क्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में,
मतलब अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो 6 महीने, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर, इसमें अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट आती है हमारी, मतलब -2 -3, फिर यहां पर आ गई -2, तो इसका मतलब क्या है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी देखने को मिल रही है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि रिसेशन जो है वो आ चुका है। स्लो डाउन किसको बोलेंगे, अगर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हमें कॉन्ट्रैक्टिंग जीडीपी देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि एक्सपांडिंग नहीं, कि पहले अगर हमारा 4% था तो अगर 6% हो गया है, मतलब हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पहले अगर हमारा 6% था, बाद में 4 आ गया है, बाद में 3 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हमें स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। जब ये पेंडेमिक आया भी नहीं था, उस टाइम पर जो स्लो डाउन चल रहा था हमारी इकोनॉमी में, तब मैंने वो वीडियो बनाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। जो आप वाई देर इज स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी बाय मयूर मोगरे, ऐसा आप डाल सकते हो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। या फिर उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी दे दूंगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देख पाओगे। उसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बताया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड क्यों हमारे कंट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा था वो मैंने बताया है। काफी लोगों ने देखा भी है, 20,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जीडीपी है वो जब इस तरीके से श्रिंक हो रही है और जब यहाँ पर नेगेटिव में जा रही है, तो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर नेगेटिव दिखा दे रही है तो बोल देंगे हम रिसेशन आ चुका है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉर्मल हमारा ह्यूमन बीइंग में डिप्रेशन क्या होता है कि जब नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा बिल्डअप हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि नेगेटिव थॉट जो है हमारे जहन में इस तरीके से हो गए हैं कि हमें ये नहीं लगेगा ही नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जब वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव थॉट आए हैं वो अभी आए हैं बाद में चले गए हैं, है ना, वो सैडनेस होती है। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड अगर वो चलते रहे तो हम बोलेंगे डिप्रेशन है। उसी तरीके से जो इकोनॉमी है, अगर वो रिसेशन में प्रोलॉन्ग्ड हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि रिसेशन आया और फिर से ऊपर उड़ गए, ठीक है, तो ये डिप्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन रिसेशन आया, उसमें ही चलते रह रहे हैं काफी साल तक, तो फिर वो हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन की। उससे बाहर निकले तो निकले कैसे, ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया डिप्रेशन। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कंट्रीज है उसमें रिसेशन फेज जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी को जज करना है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस कंट्री में कंजम्पशन जो है वो कितना हो रहा है। जो कंजम्पशन होता है वो कितना हो रहा है, कंजम्पशन मतलब क्या है कि लोग खरीदी कितना कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज अगर बहुत ज्यादा खरीदी कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कि जो दुकान से हम खरीदी कर रहे हैं उस दुकान वाले को फायदा होगा। फिर जो कंपनी या फिर जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री उस चीजों को बना रही है, उस इंडस्ट्री को फायदा होगा। और इस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। तो सभी पर्सपेक्टिव से फिर इन्वेस्टमेंट आएगा, तो बट ऑब्वियस है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वो इंडस्ट्री में, वो कंपनी में बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो और लोगों के हाथ में पैसा आएगा और लोग ज्यादा खरीदी करेंगे। तो ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है इकोनॉमिक बूम का। और अगर ऐसा शुरू हो जाए कि कंजम्पशन ही ना हो, अगर कोई लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, तो दुकानदार को नुकसान होगा, इंडस्ट्री को नुकसान होगा। इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो बट ऑब्वियस है कि वो लोगों को, काम करने वाले जो लोग हैं उनको निकालना शुरू कर देगी। निकालना शुरू कर देगी तो और लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और खरीद नहीं पाएंगे। तो ये एक साइकिल हमें देखने को मिलती है, विशियस साइकिल है। तो कंजम्पशन जो है वो अगर अच्छा रहता है तो इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रांग रहती है। दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अगर अच्छा है तो इकोनॉमी अच्छी है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कब करेंगी, जब उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा माल आएगा। वो कैसा आएगा, तो वो आएगा जब हम अच्छे तरीके टैक्स भरेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कब मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा जब लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अगर लोग ही ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं, मतलब कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। और कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कंपनीज को नुकसान हो रहा है, वो लोगों को ले ऑफ कर रही है, नौकरियां जा रही है, तो इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स भी नहीं आएगा। कंपनीज को नुकसान हो तो कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को जो है अगर वो पैसा नहीं आता है तो फिर वो ज्यादा खर्च कर पाएगी क्या, नहीं। ये एक प्रॉब्लम होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब इकोनॉमी बूम पर चल रही हो। इकोनॉमी अच्छी चल रही नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। उसी के साथ साथ फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है वो अगर अच्छा हो तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर दिखे जाए तो बुरी तरीके की चल रहे हैं। अगर ओवर दी वर्ल्ड अगर हम देखें, खासकर इंडिया में अगर देखें, तो ये सारी ही चीजें बहुत बुरी तरीके से चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यूके के नंबर इतने बैड क्यों है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेकेंड क्वार्टर जो है यूरोप में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। अब उसमें भी अगर हम देखें तो बट ऑब्वियस है कि जो वहाँ की करेंसी है वो भी बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रही है।
अब यहाँ पर जून क्वार्टर में देखिए यूएस इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रैंग हुई थी, ठीक है, बिगेस्ट लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में हो रहा है, ये ओवरऑल ग्लोब में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो स्पेन, फ्रांस, सभी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर लॉस में, नेगेटिव में हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है। अब जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो पहले से ही काफी लॉस में चल रहा था, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है वो सब ठंडन गोपाल हो चुका है, प्रोजेक्शन अब निगेटिव में जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो स्लो डाउन है वो बहुत बुरी तरीके का हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है। और कंट्री को ऊपर उठाने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वोकल फॉर लोकल, बहुत सारी चीज़ें, आत्मनिर्भर, बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर ऊपर उठे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऊपर उठेगी तो बट ऑब्वियस है कि सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। खासकर जो एमएसएमईज है उनका वर्कलोड जो है वो रिलीज किया जा रहा है, उनको यहाँ पर ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखना होगा आगे किस तरीके से हमें कौन सा शेप जो है रिकवरी का देखने को मिलता है, वी शेप, यू शेप, कौन सा शेप देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पर कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत जरूरी है, मणिपुर में हो गया, राजस्थान में हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जिसपे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उस पर सवाल काफी ज्यादा खड़े हो रहे हैं, कितना ज्यादा इफेक्टिव है कितना नहीं है, ये लोग डर ही नहीं रहे। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया क्यों गया, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, मतलब यहाँ पर हमारा जो संविधान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया। और उसी के साथ मेन इंटेंट क्या था कि यहाँ पर पोटेंशियल जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं उसका जो इविल है उसे यहाँ पर खत्म किया जा सके। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक आम बॉलीवुड पार्टी है और आम क्रिकेटर पार्टी है। अब दो यहाँ पर अलग अलग पार्टी है जिन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आम बॉलीवुड पार्टी के 6 मेंबर्स हो गए और आम क्रिकेटर पार्टी के 5 मेंबर चुनकर आए, ठीक है। अब गवर्नमेंट, सरकार अगर किसी को बनाना है तो 6 भी नहीं चाहिए थे, 5 भी नहीं चाहिए थे, चाहिए कितने हैं, चाहिए हैं 8 मेंबर। लेकिन अब किसी के पास भी 8 मेंबर नहीं है। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, कौन किसको खरीदना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पर खरीदारी जब शुरू होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि अमिताभ बच्चन, मतलब जो खास है, जो आम बॉलीवुड पार्टी उनकी जो खास है, वो बोलेंगे चलिए हम और आप खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्होंने करोड़ करोड़ रुपए देकर यहाँ पर 2 लोगों को, आम क्रिकेटर पार्टी में से 2 लोगों को आम बॉलीवुड पार्टी में शिफ्ट कर लिया। क्योंकि चाहिए कितने थे इनको 2 ही लोग चाहिए थे, 6 से 8 तक 2 ही लोग चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, करोड़ करोड़ रुपए देकर कोहली और धोनी जो है उनको अपनी तरफ कर लिया। तो इस तरीके से अब आम बॉलीवुड पार्टी के पास कितने हो गए हैं, आम बॉलीवुड पार्टी के पास हो गए हैं 8, और उन्होंने यहां पर सरकार बना ली। यही हमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी देखने को मिलता था कि अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है और जो मेजोरिटी के करीब है वो क्या करेगी, दूसरी पार्टी से एमएलए को खरीद लेगी या एमपी को खरीद लेगी, जिससे कि ये जो है वो सरकार बना ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 मेंबर्स हो गए हैं। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट इसी को रोकने के लिए, इससे क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। क्योंकि अब देखिए काफी डीप में मैं जा रहा हूं और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है। जो हमने यहाँ पर देखा है, आम बॉलीवुड पार्टी, आम क्रिकेटर पार्टी, ये आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। क्योंकि चाहती तो दोनों ही देश का हित है ना, कि देश का अच्छा होना चाहिए। कोई भी पार्टी ये बोलती है कि देश का अच्छा नहीं करना है हमको, सभी पार्टी ये बोलती है कि देश का अच्छा करना है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर अलग अलग पार्टीज क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। जो कांग्रेस है वो बोलेगी कि हमें देश को अच्छा बनाना है इस तरीके से, बीजेपी बोलेगी हमें इस तरीके से अच्छा बनाना है, एनसीपी बोलेगी हमें इस तरीके से अच्छा बनाना है, शिवसेना बोलेगी इस तरीके से अच्छा बनाना है। इससे जो कोएलिशन भी हमें देखने को मिलता है वो अक्सर जो ऑलमोस्ट सेम आइडियोलॉजीज होती है उनके बीच में कोएलिशन देखने को मिलता है। और इसीलिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है, इन तीनों ने कोएलिशन की सरकार बनाई है। अब ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था, क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा था कि जो बीजेपी और शिवसेना है इनकी ऑलमोस्ट आइडियोलॉजी सेम है और इसीलिए ये दोनों हमेशा कोएलिशन में हमें देखने को मिलते थे। लेकिन अब कांग्रेस और शिवसेना की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली। तो अब ये जब दोनों साथ में आके सरकार चला रहे हैं तो ये कहाँ का देश हित हुआ, ऐसा यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है हमें देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए आइडियोलॉजी पर सब कुछ बेस्ड होता है।
तो अगर यहाँ पर कोहली है और धोनी है, उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन क्यों की है? क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो इनको उनकी तरफ की देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वो स्विच हो जाते हैं, मतलब आइडियोलॉजी तो कोई मायने नहीं रख रही है, यहाँ पर पैसा मायने रखना है, सेल्फ गेन मायने रख रहा है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया। इसमें 10 शेड्यूल हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स है, 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन लाया गया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा, भले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, भले वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कि उसने डिफेक्शन किया हुआ है। अब डिफेक्शन मतलब क्या है कि अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ स्विच हो रहा है पर्सनल गेन के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इसमें है, वो चला गया दूसरे इसमें, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? डिफेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, है ना? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये है कि अगर एक पार्टी में कोई लोग है, ठीक है, अगर इस पार्टी में भी स्प्लिट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मोटा भाई बोलेंगे नहीं नहीं यार तुम्हारे साथ जम नहीं रहा यार, मेरे को जाना है यार दूसरी जगह, मेरे को पार्टी अलग निकालनी है, तो यहाँ पर अगर ये स्विच कर लेते हैं, दूसरी तरफ स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये भी डिफेक्शन क्या कहलाएगा? तो जी हाँ, ये भी डिफेक्शन कहलाएगा अगर स्विच भी होते हैं। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, जिसके तहत बोला गया है कि यहाँ पर डिफेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्प्लिट के लिए भी कुछ कंडीशंस दी गई है कि अगर स्प्लिट भी होता है तो जो मर्जर है वो करते हैं, या फिर 2/3 लोग अगर बाहर निकलते हैं, तो फिर वो हम आगे देखेंगे। 2/3 लोग अगर बाहर निकलते हैं तो वो डिफेक्शन जो है वो नहीं कहलाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब प्रोविजन जो है इस एक्ट के, उसके तहत हमें डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से इस पर देखने को मिलता है। डिस्क्वालिफिकेशन होता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की वॉलंटरीली कोई अपनी मेंबरशिप देता है, जैसे कि यहाँ पर राहुल बाबा बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, अच्छा लगा तो मार दीजिए इस तरह। उसी तरह आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर का बटन दबा दीजिए शेयर का बटन, थोड़ा सा दबा दीजिए, ज्यादा ये नहीं लगता है, थोड़ा दबा दीजिए शेयर का बटन, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, इतनी मेहनत लगती है। देखिए पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये देखोगे बिल्कुल भी आपके आर्टिकल में देखने को नहीं मिल रहा है, पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ इतनी मेहनत के साथ ला रहा हूं, तो शेयर का बटन दबा दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह आप शेयर कर दीजिए। तो अगर राहुल गांधी जो है, जो कांग्रेस में है, अगर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ देते हैं, वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप कांग्रेस से दे देते हैं, तो उनको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर जो पार्टी है उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर वोटिंग की जाती है, मतलब कि अगर कांग्रेस है, कांग्रेस ने बोला कि हमें वोट किसको करना है, हमें इस बिल पर वोटिंग जो है वो नहीं करनी है, नो बोलना है, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, पार्टी के अगेंस्ट में जाकर अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर जो बीजेपी है उनके लिए वोट करूंगा, बीजेपी ने यहाँ पर वोट बिल लाया है तो मैं बीजेपी के लिए वोट करूंगा, मतलब ये पार्टी व्हीप के अगेंस्ट में जा रहे हैं, पार्टी के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं, मतलब कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अगर वो इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब क्या हो रहा है, बट ऑब्वियसली कि वो पैसों के लिए ही तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगर कर रहे होंगे तो इसीलिए उनको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट एमपी थी, एमपी बन गई, इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर्स, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर 6 महीने के बाद, एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, जब उन्होंने अपनी सीट ली है उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर है, हाँ देखना, ध्यान यहीं पे दो, लेक्चर में दो, ठीक है, फोटो में नहीं। तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर है और उन्होंने अगर 6 महीने के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोविजन जो है वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर 6 महीने के पहले वो ज्वाइन जरूर कर सकती है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टीज में तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। मर्जर जो है वो 2/3 लोगों का होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आम आदमी पार्टी है और आम संस्कारी पार्टी है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी से कुछ लोग अगर आम संस्कारी पार्टी में जाना चाहते हैं, इन्होंने बोल दिया कि संस्कार सिखा दूंगा तुमको, आ जाओ मेरे इधर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आम आदमी पार्टी के 45 मेंबर्स है तो उसके 2/3 अगर मतलब 30 मेंबर्स अगर आम संस्कारी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो डिफेक्शन नहीं रहेगा। जितने भी लोग 30 लोग जितने भी वहां पर जा रहे हैं उस पार्टी में, वो भी दल बदली हो रही है, लेकिन 2/3 जा रहे हैं, इसलिए वो एंटी डिफेक्शन जो है वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। नो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अब आपको पूरे सिनारियो समझ में आ गए हैं, सारे पर्सपेक्टिव समझ में आ गए, तो शेयर जरूर कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है। उसी के साथ साथ जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमें देखने को मिलता है हाउस का, मतलब किसी भी हाउस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर हम लोकसभा देखें तो स्पीकर होता है, अगर हम राज्यसभा देखें तो चेयरमैन देखने को मिलते हैं।
तो जो स्पीकर होते हैं, खासकर स्पीकर, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जो एमएम एकेडमी पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें देखेंगे पूरा। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर से अगर वो रिज्वाइन कर लेते हैं, मतलब मेंबरशिप छोड़ देते हैं, फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसे न्यूट्रल रहना जरूरी है। तो ऐसे सिनारियो में भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इश्यूज ये है कि जो इंसान है, मतलब अगर हम देखें तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं डिफेक्शन के। तो एक जो इंसान है वो क्या करेगा, एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आ गया, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी में उसको मिनिस्टर की पोस्ट नहीं मिल रही है। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो सरकार बनाने जा रही है और अगर उसे ऑफर दिया जाता है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर का पद दे देंगे, तो आ गया लालच में, वो यहाँ पर चला गया, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के लिए क्या हो रहा है कि वो चले जा रहा है। अब ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें अब मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा का ऐसा आप लिखिएगा, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको इसलिए ये दे रहा हूँ, ये सारे सेंटेंसेस में दे रहा हूँ कि लिखना कैसा है, आंसर राइटिंग किस तरीके से रहनी चाहिए, आपको सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करने हैं, इसके लिए दिया गया है। उसी के नॉर्मल फंक्शनिंग जो है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर अफेक्ट होती है। आया राम गया राम, ये जो स्लोगन है ये कॉइन किया गया था काफ़ी बार, है ना। तो डिफेक्शन जो है ये इनएबिलिटी दिखाता है गवर्नमेंट की। जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसे प्रमोट करता है। जैसे मैंने आपको कहा, हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, खरीदारी। जैसे कि अमिताभ साहब ने बोला था कि आइए कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, करोड़पति बना दिया लोगों को, वो आ गए उनके साइड में। तो ये भी जो है हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर प्रमोट होता है। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया है। लेकिन चैलेंजेस क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया है उसके पीछे भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है कि ट्रू स्पिरिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो डेमोक्रेसी है उसका ट्रू स्पिरिट यहाँ पर दर्शाता नहीं है। मतलब कि एक कोई इंसान है, फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस ने बोल दिया कि हमको ये करना है, कांग्रेस पार्टी ने व्हिप इशू कर दी। अब जब व्हिप इशू की है तो फिर मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो बोला है उसी तरीके से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो मतलब क्या है कि मुझे फिर भी वहां पर करना पड़ेगा, जो कांग्रेस पार्टी ने बोला वही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि मेरा जो पर्सनल कंसायंस है, यहाँ पर जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इलेक्टोरेट का, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं चुनकर आया हूं तो मैं पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल जितने भी हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाइपोथेटिकली अगर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अगर यहाँ पर मुझे उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाया कि जो भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, उसे सॉर्ट आउट करना है। और अगर सरकार ने यूपीएससी में कुछ ऐसी चीजें लाई जिससे कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा हो, लेकिन वहां पर क्या होगा, मुझे पार्टी के व्हिप के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये तो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ना। ये तो जिन्होंने, मतलब आप लोगों ने अगर मुझे चुनकर दिया है कि आप यूपीएससी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या स्टेट पीएससी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आप हमारे हित के बारे में देखिए, तो ये आपके साथ धोखा हो रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट में हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन नहीं है? आप खुद सोच के देखिए कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। देखिए यूपीएससी में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब ये मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्रिटिज्म के तौर पर नहीं है, मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी में अक्सर ऐसे ही आपको जो माइंड ट्रिकिंग क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि आपको दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है, डायरेक्टली आप फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना बहुत कम हो गया है। तो ऐसे सिनारियो में आप खुद सोचिए कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का धोखा है? सोच कर देखिए, इसका जवाब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का, मतलब एंटी डिफेक्शन जो है, यहाँ पर अगर आप देखो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर पार्टी जो लीडरशिप में है उसका यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप में जो है वो यहाँ पर व्हिप इशू कर देगी, ये करना है वो करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का, वो यहाँ पर डाइल्यूट कर देता है। सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रोल, क्योंकि सब कुछ कौन करता है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। मतलब जो लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है, वो करते हैं, उनके हाथ में होता है ये डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना है, उनका जजमेंट जो है फाइनल रहेगा। तो ये चीज हमें देखने को, भले ही जुडिशियल रिव्यू आता है, जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में है ना करना। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो जो पार्टी मेजोरिटी में है या फिर रूलिंग में है उनके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर ये उनके हित में है रूलिंग पार्टी के तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अगर उसके हित में नहीं है तो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या होता है, एंटी डिफेक्शन जो है ये डेमोक्रेसी ऑफ पार्टीज क्रिएट कर रही है, डेमोक्रेसी ऑफ पार्टीज क्रिएट कर रही है, ना कि यहाँ पर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया।
तो ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चैलेंजेस लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा, सटीक रहेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर रैशनल यूज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है सजेस्ट किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि ये कुछ ही चीजों के लिए वायबल रहना चाहिए, मतलब कि एनुअल बजट को पास करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, इसी के लिए रहना चाहिए। बाकी इसके लिए जरूरी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल लाया गया है और उसमें अगर कोई बीजेपी का एमएलए है या एमपी है, वो अगर चाह रहा है कि नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको वोट नहीं करूंगा, तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी के अगेंस्ट में जा रहा है फिर भी। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि बस सरकार, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है कि बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, कि इसको गिर जाना चाहिए। उसमें अगर कोई अपोज में वोट कर रहा है तो बट ऑब्वियसली कि वो लायक ही नहीं है फिर वहां पर रहने। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस। यहाँ पर क्या है, सब कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में दे दिया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर देखेगा। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बजाय जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाना चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक इम्पार्शियल बॉडी हम मानते हैं इसको। तो इम्पार्शियल बॉडी है तो बट ऑब्वियसली इम्पार्शियल ये काम करेगा। तो समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमें सोल्यूशन देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो फिर इस तरीके से लिखना है, और बहुत हाई चांसेस है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हुआ आसामीज। आसामी लोग कौन है, इसके डेफिनेशन यहाँ पर प्रपोज डेफिनेशन दी गई है। अब हुआ क्या है, पूरा मसला क्या है, तो हमें आसाम अकॉर्ड इसमें देखने को मिलता है। उसी के साथ क्लॉज 6 जो है वो हमें देखने को मिलता है। आसाम अकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। 1971 वॉर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आसाम आपको पता है स्टेट इस तरीके का है। अब आपको मुझे बताना क्या है, मुझे आपको नहीं, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स आपको आसाम में देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ अभी जो एक हाल ही में काफी न्यूज में चल रहा था एक नेशनल पार्क, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। उसी के साथ साथ कौन कौन से जो एनिमल्स है, फ्लोरा फोना यहाँ पर पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ वन हॉर्न राइनो जो यहाँ पर देखने को मिलता है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी चीजें जो है वो बताइए, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हो, जितने भी लोग लिख रहे हैं, और जो नहीं लिख रहे हैं ना आपको नुकसान होगा, ठीक है। आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक काम कीजिए, एटलीस्ट जिन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ तो भी लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो क्या है ये पूरा मसला, देखिए डिबेट क्या है। आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था एट द एंड ऑफ 60 years एगिटेशन अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश। तो हुआ क्या था, हुआ ऐसा था कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर देखने को मिला। अब पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान वॉर था क्या, बेसिकली वॉर जो है वो था बांग्लादेश को सेपरेट एक कंट्री बनाने के लिए। पहले अगर आप देखो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, पार्टीशन भी हुआ, उस टाइम पर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे ईस्ट पाकिस्तान जो है वो कहा जाता था। अब बट ऑब्वियस है कि इंडिया के लिए भी ये अच्छा नहीं था ना, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान है, यहाँ पर भी है, तो मूवमेंट हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो वो सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट था। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या हुआ कि 1971 में बांग्लादेश की एक मुहिम निकली कि हमें आज़ादी चाहिए, और इंडिया ने पूरा समर्थन दिया बांग्लादेश का कि हाँ आज़ादी जो है वो तो मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से 1971 में वो हमें वॉर देखने को मिलता है, और वॉर जो है काफ़ी घमासान हुआ, उसमें भारत की काफ़ी अच्छी जीत हुई थी, और बांग्लादेश जो है वो भी एक सेपरेट एक कंट्री बन गया। अब उस दौरान क्या हुआ कि जो काफ़ी सारे बांग्लादेश से जो लोग थे वो माइग्रेट होकर आसाम में आ गए, काफ़ी सारे, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें सडनली जो तादाद है लोगों की वो एकदम इंक्रीज होती हुई देखने को मिली थी। अब प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम यही आता है कि जो आसाम में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका सेपरेट कल्चर, सेपरेट आइडेंटिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर जो सेपरेट है। उसी के साथ साथ भारत में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रिसोर्सेस है, ये काफ़ी लिमिटेड है। अगर कोई और लोग आकर उस पर कब्जा अगर जमा लेते हैं तो ये अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक मुहिम जो है वो छिड़ गई, स्टूडेंट्स की तरफ से मुहिम छिड़ गई, एगिटेशन हमें देखने को मिला कि जो भी लोग बाहर से आए हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए, जो बांग्लादेश से इलीगली यहाँ पर आकर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। इलीगली मतलब क्या होता है कि आपको अगर लीगली किसी कंट्री में जाना है तो आपको पासपोर्ट, हमारे कंट्री का पासपोर्ट लगता है इंडिया का, और उसके साथ उस कंट्री का वीज़ा लगता है।
तो अगर ये दो में से कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इलीगली आए हो तारों के नीचे से। तो जब इलीगली आए हैं तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि उनको निकाल दो, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि रिसोर्सेस जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पर, जो नौकरियां हैं उस पर, तो यूथ जो है उनका भविष्य अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी वजह से हमें आसाम अकॉर्ड जो है वो देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड यहाँ पर दिया जा सके, जिससे कि यहाँ पर जो कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है आसामी लोगों की वो इंटैक्ट रखी जा सके, उसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ पर आसाम अकॉर्ड जो हमें देखने को मिला 1971 व्हेन द वायलेंट एक्शन जो है पाकिस्तानी आर्मी का वो शुरू हो गया था ईस्ट पाकिस्तान में। 1 मिलियन लोग जो है उन्होंने रेफ्यूजी ले ली थी आसाम में। जैसा मैंने आपको कहा कि 1 मिलियन मतलब कितना होता है, तो इतने लोगों ने यहाँ पर रेफ्यूजी जो है वो ले ली थी, ठीक है। और उसी के साथ साथ कुछ लोग जो है वो बांग्लादेश का फॉर्मेशन होने के बाद रिटर्न हो गए थे, लेकिन काफी लोग ऐसे थे जो इलीगली अभी भी आसाम में रह रहे थे। तो इसीलिए हमें आसाम अकॉर्ड जो है 1985 का वो देखने को मिलता है। उसके तहत यहाँ पर ये लगाया गया कि जो भी आसाम में रहने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर आसाम के लोग हैं, उनको रखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर बाकी जो वहां पर इलीगली रह रहे हैं उनको वापस रिपोर्ट कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर इवन आफ्टर 1971 जब बांग्लादेशी जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर रह रहे हैं आसाम में इलीगली, पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो हमें जो आसाम है उसका अकॉर्ड देखने को मिलता है इतना वायलेशन होने के बाद। और फिर उसके बाद आसाम अकॉर्ड के तहत ये बोला गया कि ये जो डेडलाइन है ये सेट की गई, इसके पहले जो भी यहाँ पर आया है उसे यहाँ पर रखा जाएगा, और इसके बाद जो भी आया है उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये हमें देखने को मिला। एनआरसी आप सभी को पता है, आसाम में जो एनआरसी चल रही है वो उसी के लिए है ना, कि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए कि इससे पहले कौन लोग आए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या अग्रीमेंट जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में और एगिटेटर्स में देखने को मिला है आसाम अकॉर्ड 15 अगस्त 1985। अकॉर्डिंग टू द आसाम अकॉर्ड, जितने भी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जो आसाम में आए हैं आफ्टर मार्च 25 1971, ठीक है, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सिटीजनशिप है पूरी दी जाएगी जो भी आसाम में आए हैं 51 एंड 61, ठीक है, टू आसाम बिटवीन 1951 से लेकर 61, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा, सिटीजनशिप वगैरह दे दी जाएगी। तो वैसे सिनारियो में एनआरसी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एनआरसी के लिए भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें आ रही है। सेक्शन 6 अगर हम देखें तो ये बोलता है कि यहाँ पर जो कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, हेरिटेजेस है आसामी पीपल की, वो यहाँ पर रखी जाए। तो इसी सिलसिले में एक प्रपोज डेफिनेशन आसामी की बनाई गई। कौन आसामी लोग हैं जिनको यहाँ पर रखा जाएगा, जो यहाँ पर सारी चीजें एंजॉय करेंगे, सिटीजनशिप एंजॉय करेंगे। तो ये यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अभी तक सेक्शन 6 जो है उसका हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो है वो प्रपोज की गई है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे रिकमेंडेशन क्या दिए गए हैं, इंडिजीनियस ट्राइबल्स, डेफिनेशन, प्रपोज डेफिनेशन जो है उसमें इंक्लूड किया है इंडिजीनियस ट्राइबल्स जो वहां के हैं, अदर इंडिजीनियस कम्युनिटीज जो आसाम में हमें देखने को मिलती है, और बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया जो आसाम में रह रहे हैं ऑन और बिफोर जनवरी 1 1951, और इंडिजीनियस आसामी और उनके डिसेंडेंट्स। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। प्रपोज जो डेफिनेशन यहाँ पर की गई है, इन शॉर्ट सभी को यहाँ पर कवर किया गया है जो कि यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं देयर प्रेजेंस आसाम बिफोर 1951, 1951 के पहले जो भी यहाँ पर अपना प्रेजेंस प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर प्रूव कर पाते हैं, फिर कितने यहाँ पर फॉल्टी केसेस देखने को मिलेंगे, कितने लोग यहाँ पर इलीगली जो है वो देखने को मिलेंगे। तो काफी सारी चीजें, क्योंकि एनआरसी में हमें लाखों में देखने को मिले थे, ठीक है, उसमें भी काफी ज्यादा फेक भी थे जो भी साबित नहीं कर पाए थे, जो आसाम के ही थे लेकिन साबित नहीं कर पाए थे। तो देखना होगा पूरा पर्सपेक्टिव किस तरीके से बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट है कि कमला हैरिस कौन है और इनको किस रूप में पिक किया गया है। तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन जो है ये दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपनी जो एक कैंडिडेचर है वो दे रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए भी देना होता है। तो जो बिडेन है उन्होंने यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनका नाम जो है वो नामांकन किया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ही दिन पहले हमें ब्लैक लाइव्स मैटर ये वाला एक जो ट्रेंड है वो देखने को मिला था यूएसए में, पूरी दुनिया में ही वो स्प्रेड हो गया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जिनको यहाँ पर किया गया है नॉमिनी जो बिडेन के द्वारा दिया गया है, अनाउंस किया गया है, सीनेटर कमला हैरिस, ये फर्स्ट एशियन अमेरिकन है और फर्स्ट ब्लैक वुमेन है अमेरिकन हिस्ट्री में जिनको यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंशियल पिक के लिए टिकट जो है वो दी गई है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर इनके बारे में हम देखें तो चेन्नई जो है यहाँ से ये हमें देखने को मिलती है, इनके जो पेरेंट्स है वो चेन्नई से देखने को मिलते हैं।
उसी के साथ साथ यहाँ पर रूट जो है हमें इंडिया के देखने को मिलते हैं, और इसीलिए ये एक गर्व की बात जो है वो भी हो जाती है कि इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया को एक कंसर्न जो है वो दे सकती है। ये फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन है टू बिकम द यूएस सीनेटर, ठीक है। उसी के साथ साथ आप अगर देखो तो बिडेन की चॉइस जो है ये अगर हम देखें तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर एशियन अमेरिकन अकाउंट 5% ऑफ द इलेक्टोरेट कंपेयर टू 13% ब्लैक वोटर्स, ये भी हमें देखने को मिलता है। और इन शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ काय के लिए है, अगर पूछा गया ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम में आपको सीधा नाम जो है सिर्फ पूछा जा सकता है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट के इसके लिए है या फिर कौन फर्स्ट है, क्योंकि इंडिया से कनेक्शन है इसीलिए जो कमला हैरिस है इनका नाम आपको पता रहना चाहिए। बाकी इन्होंने अपनी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो तो यूएसए वाले देखें, हमें हमारे लिए क्या देखने की जरूरत है। हाँ ठीक है, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है, फिर वो हमारा फ्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर वीकनेसेस अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैक वुमेन है टू बी सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक लाइव्स मैटर जब यहाँ पर आया था फर्स्ट टूक ऑफ 2014 में, तो हैरिस जो है अटॉर्नी जनरल वो यहाँ पर इनएक्टिव नजर आई थी, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर अग्रेसिव जो है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, ये भी हमें देखने को मिलती है। स्ट्रेंथ क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है एंटी इमिग्रेंट स्टांस के लिए हमें देखने को मिली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पार्टी टिकट जो है आइडेंटिफाई की गई है और जो इमिग्रेंट है उनको आइडेंटिफाई कर दी है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये भी हमें देखने को मिलता है कि कश्मीरीज आर नॉट अलोन इन वर्ल्ड सेज यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो देखिए इंडिया को कंसर्न करने वाली भी चीजें हैं, इंडिया को फायदा पहुंचाने वाली भी चीजें हैं, और देखना होगा आगे होता क्या है। तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो जवाब है इसका वो है लखनऊ यूपी, ठीक है। तो ये इसका जवाब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जो मैंने आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा है कि सेल्फ सफिशिएंट है एमएम एकेडमी ऐप, जितने भी कोर्सेस है आपको और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पीडीएफ जो है वो भी सफिशिएंट है, पीडीएफ के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।